गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम एम लक्ष्मीकांत सर की जो 7th एडिशन है इंडियन पॉलिटी की, उस सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। और प्रीवियसली हम बहुत से चैप्टर देख चुके हैं ऑलरेडी। और करंटली जो हमारा चैप्टर गोइंग ऑन है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। अब ये फंडामेंटल राइट्स में भी प्रीवियस 3 to 4 लेक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स के, राइट। फिर हमने देखा था कि कहाँ पे यहाँ ये फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ देखने को मिलते हैं, पार्ट 3 के अंदर देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 12 to 35। ये भी चीज़ें हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था आर्टिकल 12 हो गया, जो कि स्टेट की डेफिनेशंस की बात करता है कि व्हाट आर द स्टेट, सेंटर स्टेट, गवर्नमेंट बॉडीज़ हो गया, नॉन स्टेचुटरी स्टेचुटरीज बॉडीज़, ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। आर्टिकल 13 भी देखा था। वो देखा था क्या था आर्टिकल 13, तो उसके अंदर था कि भाई लॉ डिरोगेटरी टू द फंडामेंटल राइट हो गया शेल बी डिक्लेयर वॉइड। फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंगली लॉ होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो वॉइड डिक्लेयर। फिर हमने देखा था कि टोटल ओरिजिनली 7 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट देखने को मिलते थे, पर करंटली हमें 6 फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। 1 कहाँ गया, तो भाई 1 को अमेंडमेंट किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंदर करके, उसको आर्टिकल 300A के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी सिंस 1978 इज़ नो लॉन्गर द फंडामेंटल राइट, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आउटसाइड द पार्ट 3। डन है। तो करंटली हमें 6 फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं, 6 सेट ऑफ फंडामेंटल है। ये 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट में से फर्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, जो कि था राइट टू इक्वालिटी। ये आर्टिकल 14 to 18 देखने को मिलता है। इन आर्टिकल्स के अंदर हम इंडिविजुअली देख रहे थे। आर्टिकल 14 देखा था हमने कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, स्टेट सेल प्रोवाइड एवरी सिटीजन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, यूके से लिया है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जो कि हमने यूएसए से लिया है। फिर हमने आर्टिकल 15 देखा था। आर्टिकल 15 क्या था, नो पर्सन हो गया शेल बी डिनाई और शेल बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 5 ग्राउंड देखे थे, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम। ये 5 ग्राउंड्स के अंदर स्टेट जो है ना किसी भी सिटीजन्स को क्या कर नहीं सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। फिर उसके अंदर सर्टेन हमने एक्सेप्शंस भी देखी थी, हाँ ने। सेम 14 आर्टिकल के अंदर भी हमने एक्सेप्शंस देखी थी। डन। तो आज का हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो आर्टिकल 16 से करेंगे, क्योंकि 15 तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डन है। चलिए तो स्टार्ट करते हो। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है हमें। तो भाई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई हम जानते हैं कि मंडल कमीशन है। मंडल कमीशन का नाम सुना होगा आपने, मंडल कमीशन हो गया, इसको ओबीसी कमीशन भी कहा जाता है, हाँ। सबसे पहले मंडल कमीशन जो है 1979 के अंदर क्या हुआ था, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी आफ्टर इमरजेंसी। हमें पता है 1975 के अंदर इंदिरा गांधी रिजीम के अंदर हमें इमरजेंसी देखने को मिलती है 77 तक। उसके बाद क्या होता है, 77 में इलेक्शंस होते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, यानी कि इंदिरा गांधी हो गया, उनकी डिफीट देखने को मिलती है और मोरारजी देसाई जो है ना वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। और वही 1979 के अंदर एक कमीशन अपॉइंट करते हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल, है ना। उसको बोला जाता है बैकवर्ड क्लास कमीशन या फिर मंडल कमीशन। उसको क्या टास्क दिया जाता है कि आप आइडेंटिफाई करो कि हमारे सोसाइटी के अंदर एसीज़ और एसटीज़ तो हैं, वो तो क्या हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं ही, तो इसके अलावा भी कोई बैकवर्ड ऐसी क्लासेस है तो कितनी परसेंटेज है, उनकी पॉपुलेशन कितनी क्या देखने को मिलती है, और क्या इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड किए जा सकते हैं, अफर्मेटिव एक्शंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो उनकी अध्यक्षता में ये चेयरमैनशिप के अंदर ये मंडल कमीशन बनाया था। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो रिपोर्ट जो है ना सबमिट करते करते जो मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट है वो क्या हुई, डिज़ोल्व हो गई। फिर हमें देखने को मिलता है अगेन हो गया 79 के समथिंग इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। फिर राजीव गांधी की गवर्नमेंट देखने को मिलती है इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद 1984 में। दोनों ने क्या किया, इस रिपोर्ट जो है उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं किया। फिर ग्रेजुअली हमें देखने को मिलता है कि वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है, वो इस चीज़ को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है ना। पर जैसे ही ये चीज़ें इंप्लीमेंट करने की बात होती है पार्लियामेंट में लॉ आने के बाद, तो प्रोटेस्ट चालू हो जाते हैं चारों तरफ और उनकी गवर्नमेंट भी गिर जाती है। डन। तो ये कुछ हिस्ट्री है मंडल कमीशन की। बट हमें क्या देखना है कि भाई ओबीसी जो है, ये मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन से ओबीसी रिजर्वेशन देखने को मिलता है। इनकी रिकमेंडेशन थी मोर देन 50% जो है ना क्या होते हैं ओबीसी हमें
देखने को मिलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस देखने को मिलते हैं इंडियन सोसाइटी में, और इनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो रिजर्वेशन की जो लिमिट तय होती है ओबीसी के लिए वो क्या देखने को मिलती है हमें, 27% जो है ना रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाना चाहिए। अब क्या डिसाइड हुआ कि भाई ये सारे ओबीसी जो हैं क्लोज टू 52 to 55% देखने को मिल रहे हैं ओबीसी, सभी को रिजर्वेशन देना चाहिए। क्या सभी बैकवर्ड क्लास है? तो नहीं, सभी बैकवर्ड नहीं है। कुछ ऐसे सोशल क्लासेस है जो ओबीसी के अंदर आते हैं पर उनका सोशल स्टेटस, उनका फाइनेंशियल स्टेटस है जो कि बहुत ही उम्दा लेवल का ऑलरेडी हो चुका है, तो उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमें दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं विद इन द ओबीसी। दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, एक कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम क्रीमी लेयर, दूसरे को बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? तो एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी लोग हैं ओबीसी के अंदर, विद इन दिस ओबीसीज, द पीपल हु विल कम अंडर द क्रीमी लेयर कैटेगरी विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी रिजर्वेशन, बट द पीपल हु कम अंडर द नॉन क्रीमी लेयर विल बी प्रोवाइडेड द रिजर्वेशन, दैट इज़ 27% हो गया। डन। अब देखते हैं हम क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो भाई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि भाई ओबीसी के अंदर, विद इन द ओबीसी, सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ देखने को मिलते हैं जो कि क्या है, वेल वर्स हो चुके फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, तो उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई कौन क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर? क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन मिलेगा, है ना, सॉरी, क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जबकि नॉन क्रीमी लेयर है उनको रिजर्वेशन मिलेगा। डन है। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन जो है क्रीमी लेयर कैटेगरी के अंदर आता है? तो उसके सर्टेन क्राइटेरिया हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, पहला क्राइटेरिया ये है कि कोई भी पर्सन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करके बैठा है, जैसे कि भाई प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट या जजिस है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, है ना, या चेयरमैन है यूपीएससी हो गया, है ना, साथ ही साथ हो गया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, केग हो गया। तो ऐसी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जिन्होंने होल्ड करके बैठे हैं, भले वो ओबीसी में आते हैं पर वो है ना किस में आएंगे, क्रीमी लेयर कैटेगरी में आएंगे, और उनको रिजर्वेशन के लिए वो लोग एंटाइटल नहीं हैं। साथ ही साथ ग्रुप ए और क्लास 1 ऑफिसर हैं, क्लास 2 ऑफिसर हैं, ग्रुप बी के ऑफिसर्स हैं, ऑल इंडियन सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, है ना, पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं, जैसे कि पीएसयूज़ के अंदर अच्छी पोजीशन पे देखने को मिलते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखने को मिलते हैं, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छी खासी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, वो भी भले ओबीसी के अंदर है पर उनको रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ आर्मी के अंदर सुपीरियर रैंक पे देखने को मिलते हैं, है ना, पैरामिलिट्री के अंदर जो कि कर्नल की रैंक है, कर्नल की रैंक है आर्मी के अंदर, उससे ऊपर कैटेगरी के जो लोग हैं उनको भी क्या होगा, रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, भले वो लोग ओबीसी के अंदर आते हैं, आर्म फोर्सेस। साथ ही साथ प्रोफेशनल है, लाइक डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियर्स हो गया, आर्टिस्ट हो गया, है ना, साथ ही साथ ऑथर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, इनको भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कंसिडर किया जाता है कि इनकी डिसेंट सैलरी होती है, फाइनेंशियल कंडीशन इनकी अच्छी होती है, इसीलिए इनको क्रीमी लेयर कैटेगरी में डाला जाता है, और क्रीमी लेयर जो है ना वो रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल नहीं है। साथ ही साथ पर्सन हो गया जो कि ट्रेड और बिजनेस में एंगेज होते हैं, है ना, जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, उनको भी क्रीमी लेयर कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। साथ ही साथ हो गया जो पर्सन है एग्रीकल्चर लैंड होल्ड करते हैं, अब वो सर्टेन लिमिट हम देखेंगे, वो लिमिट को उनको भी क्या है, क्रीमी लेयर की कैटेगरी में नहीं डाला, यानी कि उनको क्रीमी लेयर की कैटेगरी में डाला जाएगा, नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। साथ ही साथ पर्सन है जिनकी एनुअल इनकम है, उनकी फैमिली एनुअल इनकम है वो 8 लाख या उससे ज़्यादा है ना, तो वो भी है ना नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। साथ ही साथ क्या है, जो आपकी सीलिंग लिमिट है, अब इस चीज़ को क्या, जो सीलिंग लिमिट जो है ना ये टाइम टू टाइम चेंज की गई थी। प्रेजेंटली हमें 8 लाख देखने को मिलती है कि आपकी फैमिली की ओवरऑल इनकम है अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो आप नॉन क्रीमी लेयर का पार्ट नहीं हो, यानी आप क्रीमी लेयर का पार्ट हो और आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब ये लिमिट जो है ना 8 लाख नहीं थी, इनिशियली अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात करें तो 2004 के अंदर ये 2.4 क्या थी, 2.5 लाख देखने को मिलती है, जबकि यही चीज़ को अमेंड करके 2008 के अंदर ये जो लिमिट है इसको कितना कर दिया गया, 4.5 लाख कर दिया गया। 2017 के अंदर ये लिमिट को 8 लाख कर दिया गया, और जब से ये लिमिट 8 लाख ही देखने को मिलती है। तो भाई ये जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना, ये सारी कैटेगरी के जो लोग हैं वो क्रीमी लेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं विद इन द ओबीसी, और ये जो है ना रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल नहीं है। डन है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्रीमी लेयर का देखने को मिलता है कि विद इन द ओबीसी कुछ क्रीमी लेयर कैटेगरी के अंदर है, कुछ नॉन क्रीमी लेयर के अंदर। नॉन क्रीमी लेयर जो है वो रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल है, जबकि क्रीमी लेयर के अंदर देखने को मिलते हैं वो रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल नहीं है। और ये सर्टेन हमने एग्जांपल देखे कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है ओबीसी रिजर्वेशंस के लिए। डन, ओके। अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि भाई ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की हमने बात की थी, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के अंदर हमने बात की थी, है ना। वैसे ही हम आर्टिकल 16 क्लॉज 6 के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा क्या,
EWS का रिजर्वेशन। तो क्या किया जाता है कि हम 2019 के अंदर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है और 10% रिजर्वेशन दिया जाता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये कौन होते हैं कि भाई ये लोग जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, विद इन SC STs और OBC के अंदर नहीं आते हैं, बट ऐसे सोसाइटी के लोग हैं जो कास्ट यानी कि एजुकेशनल यानी कि कास्ट के रूप में पैथेटिक नहीं है, इनकी कास्ट जो है वो सुपीरियर देखने को मिलती है, जो कि जनरल कैटेगरी में आती है, बट क्या ये फाइनेंशियली बहुत ही क्या है, पुअर देखने को मिलते हैं हमें। तो ऐसे लोगों को भी रिजर्वेशन दिया गया 2019 के अंदर थ्रू 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। इनको 10% रिजर्वेशन दिया गया, किसके अंदर, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर। डन। अब क्या ये 10% रिजर्वेशन जो है इसके लिए कोई क्राइटेरिया है कि आप EWS आप हो कि नहीं हो, वो क्राइटेरिया कैसे डिसाइड किए जाएंगे, तो यस इसके लिए सर्टेन क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, सबसे पहले सेम चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि भाई फैमिली की इनकम जो है ना, एनुअल इनकम 8 लाख या उससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आप क्या होते हो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के अंदर नहीं आते हो। डन। और साथ ही साथ कोई भी एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर कोई भी एक पर्सन है एटलीस्ट वो कुछ पोस्ट होल्ड करता है, जैसे कि जो पोस्ट की हम बात करते हैं, जैसे कि भाई उनके पास जो लैंड है अगर 5 एकड़ से ज़्यादा आपको देखने को मिलती है उनके पास लैंड, किसी भी एक फैमिली के मेंबर के पास या होल फैमिली के पास, तो वो भी एलिजिबल नहीं है, इकोनॉमिकल वी कर सकते हैं। अगर उनका जो फ्लैट है या रेजिडेंशियल एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा देखने को मिलता है तो भी क्या है, वो EWS कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ उनका कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है ना, वो अगर 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा देखने को मिलता है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। यानी कि आपका रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट और रेजिडेंशियल प्लॉट है, कोई खाली प्लॉट पड़ा है आपका, वो 1000 स्क्वायर यार्ड से अगर ज़्यादा है तो भी आप EWS के लिए एलिजिबल नहीं हो। साथ ही साथ आपका रेजिडेंशियल कोई प्लॉट है वो 200 स्क्वायर यार्ड है ना, 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है तो भी आप EWS कैटेगरी में रिजर्वेशन के लिए अवेलेबल या एलिजिबल नहीं हो। डन। साथ ही साथ ये भी क्राइटेरिया है ही कि भाई आप कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करते हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो EWS के लिए। डन। तो ये कुछ क्राइटेरिया हमें देखने को मिलते हैं जो क्या स्पेसिफाई करते हैं कि हु ऑल आर एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन अंडर EWS कैटेगरी, दैट इज़ 10%। डन। तो नॉन क्रिमिलेयर यानी कि क्रिमिलेयर का कॉन्सेप्ट देखा हमने, साथ ही साथ EWS का भी देखा कि हु आर द एलिजिबल, कैसे ये EWS का कॉन्सेप्ट लेके आया गया था 2019 के अंदर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। डन है। तो ये 2 टॉपिक हमके देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की, जो कि होने वाला है आर्टिकल 16। डन। तो आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 16 बात करता है कि भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है ना उसके अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। समझ रहे हो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करने के लिए वैकेंसीज आती है तो यहाँ पे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब वो क्या ग्राउंड होंगे डिस्क्रिमिनेशन के, वो हम आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। डन। तो आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंट। तो ये जो 7 ग्राउंड्स हमें देखने को मिलते हैं, इन ग्राउंड्स के ऊपर स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी गवर्नमेंट जॉब के अंदर। समझ रहे हैं, तो रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंट, इनके बेस पे स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो कोई भी वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की तो इसके बेस पे गवर्नमेंट जो है ना क्या कि वैकेंसी जो है वो सिर्फ ये रिलीजन्स के लिए क्या रहेगी, रिजर्व रहेगी, यही रेस के लिए रहेगी, यही कास्ट के लिए रहेगी। ये चीज़ें जो है ना स्टेट को अलाउ नहीं है अंडर आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या बोलता है, हम क्लोज बाय क्लोज देखते हैं। डन। वो बोलता है देयर शेल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन, द मैटर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट और द अपॉइंटमेंट हो गया टू एनी ऑफिस हो गया अंडर द स्टेट। इसका मतलब क्या होता है, राइट। तो देखिए 16 क्लॉज 1 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो मिलनी चाहिए हर एक सिटीज़न को, है ना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि भाई कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है तो वो क्या होती है, ओपन होनी चाहिए सभी के लिए।
है ना, डिस्क्रिमिनेशन उनको नहीं देखने को मिलना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया जो हम देखेंगे 16 क्लॉज 2 के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि देयर शेल बी क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स द मैटर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट और द अपॉइंटमेंट हो गया टू एनी ऑफिस हो गया अंडर द स्टेट। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्वालिटी जॉब हो गया उसको एक्वायर करने के लिए। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट हो गया एनीवन ऑन द वेरियस ग्राउंड, दीज ग्राउंड आर मेंशन इन द 16 क्लॉज 2। क्या मेंशन किए गए कि स्टेट जो है ना, नो पर्सन हो गया कैन बी इन एलिजिबल फॉर द डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द एनी एम्प्लॉयमेंट हो गया ऑफिस ऑफ द स्टेट बेस्ड ऑन द रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंट और एनी ऑफ देम। तो ये 7 ग्राउंड्स के बेस पे क्या आता है, स्टेट जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अगर एग्जांपल से हमने पहले भी देखा भाई, कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती है तो स्टेट ये नहीं बोल सकता नोटिफिकेशन में कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू के लिए रिजर्व है या मुस्लिम के लिए या सिख के लिए। साथ ही साथ ये भी नहीं बोल सकता कि ये सिर्फ वाइटीज़ हो गया उनके लिए या ब्लैकीज़ है उनके लिए, है ना। कोई पर्टिकुलर कास्ट को भी टारगेट करके एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता, नोटिफिकेशन नहीं आ सकती। कोई पर्टिकुलर जेंडर के स्पेसिफिक भी नोटिफिकेशन नहीं आ सकती, है ना। डिसेंट हो गया यानी कि आपके जो एंसेस्टर्स थे उनके बेस पे भी आपको जॉब नहीं दी जा सकती, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं अलाउ है। प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंट के बेस पे भी नहीं हो सकती। तो ये 2 आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 16 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 2, जो क्या बोलते हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। डन, राइट, ओके। अब क्या सही में ये सारे ग्राउंड्स पे रिलीजन्स ये सब बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता? क्या ये आर्टिकल 16 एब्सोल्यूट है? तो नहीं भाई, आर्टिकल 16 जो है वो एब्सोल्यूट नहीं देखने को मिलता है, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं तो हम देखते हैं उन एक्सेप्शंस को वन बाय वन। देखिए सबसे पहला एक्सेप्शंस क्या है, तो भाई आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अंदर इटसेल्फ हो गया एक्सेप्शंस देखने को मिलता है। ये एक्सेप्शंस क्या बोलता है कि भाई पार्लियामेंट जो है ना वो अलाउ है फॉर मेकिंग एनी लॉ टू प्रिस्क्राइब द रेजिडेंट हो गया एज अ क्वालिफिकेशन। ठीक है, भाई रेजिडेंट को एज अ रिक्वायरमेंट हो गया, पार्लियामेंट क्या है कोई भी लॉ बना के रेजिडेंट को एज अ क्वालिफिकेशन क्या डिक्लेयर कर सकती है। बट क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर, कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है। पहली चीज़, अगर पार्लियामेंट क्या करेगी, रेजिडेंट एज अ क्वालिफिकेशन डिक्लेयर करेगी, भाई किसी को भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि डिक्लेयर कर सकती है कि भाई गुजरात है तो गुजरात के रहने वाले उन लोगों के लिए ही ये पर्टिकुलर जॉब है ना। महाराष्ट्र के रहने वाले उनके लिए ये पर्टिकुलर जॉब है, ये पार्लियामेंट कर सकती है। ये एक्सेप्शंस है ना, पहले हम पढ़ चुके थे कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते रेजिडेंट के बेस पे, पर उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या है 16 क्लॉज 3 के अंदर के पार्लियामेंट जो है ना वो एक्सेप्शंस यानी कि रेजिडेंट के बेस पे क्राइटेरिया डिसाइड कर सकती है एम्प्लॉयमेंट देने का। बट 2 क्राइटेरिया यानी कि 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली चीज़, वो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टेट का होना चाहिए, यूनियन का नहीं होना चाहिए। दूसरा, यूनियन टेरिटरीज़ का भी हो सकता है और लोकल बॉडीज़ का भी हो सकता है पर स्टेट का नहीं होगा। तो 16 क्लॉज 3 क्या बोलता है कि भाई पार्लियामेंट जो है ना वो रेजिडेंट के बेस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, स्पेसिफाई कर सकती है कि भाई ये जॉब है पर्टिकुलर स्टेट के लोगों के लिए ही अवेलेबल होगी। बट वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट की सर्विसेज यानी कि स्टेट जॉब्स के लिए और यूटीज़ के लिए, साथ ही साथ लोकल बॉडी के लिए। बट यूनियन लेवल पे कोई भी ऐसा रिजर्वेशन या ऐसा कोई क्राइटेरिया पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर सकती। यूनियन लेवल पे सारी जॉब जो है ना वो सारी कंट्री के लोगों के लिए क्या है, अवेलेबल है, ओपन है। तो पार्लियामेंट कर सकती है और सिर्फ स्टेट और यूटी और लोकल बॉडीज़ के लिए, यूनियन लेवल पे नहीं कर सकती रेजिडेंट एज अ क्राइटेरिया फॉर गिविंग द जॉब्स। डन, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 देखने को मिलता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या देखने को मिलता है कि स्टेट इज़ नॉट प्रिवेंटेड हो गया फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविज़न हो गया फॉर द रिजर्वेशन और द अपॉइंटमेंट और द पोस्ट इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेज ST इन इफ़ विच इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई स्टेट को पावर मिली है कि स्टेट क्या कर सकते हैं, खुद के स्टेट के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस है जैसे कि ST है, STs है, इनके लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के अंदर। तो ये भी एक क्या है, एक्सेप्शंस है। 16 क्लॉज 3 के अंदर देखा हमने कि पार्लियामेंट एक्सेप्शन दे सकती है ना। साथ ही साथ हम 16 क्लॉज 4 में क्या देखते हैं, स्टेट दे सकती है और पर्टिकुलर उसी स्टेट के लिए। 16 क्लॉज 3 के अंदर पार्लियामेंट दे सकती है सिर्फ और सिर्फ स्टेट और लोकल बॉडीज़ के लिए, यूनियन के लिए नहीं। बट 16 क्लॉज 4 के अंदर क्या होता है, स्टेट दे सकता है और सिर्फ पर्टिकुलर अपने ही स्टेट के लिए और SC STs को दे सकता है रिजर्वेशन, है ना। और उनके अपॉइंटमेंट के लिए ये प्रोविज़न अंदर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 देखने को मिलते हैं। अब 16 क्लॉज 4 है, इसको अमेंड किया गया था 77th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1995 के अंदर। इसके अंदर क्या स्पेसिफाई किया गया था कि भाई प्रमोशन के अंदर भी तुम रिजर्वेशन दे सकते हो सिर्फ और सिर्फ SC और ST कम्युनिटीज़ को,
है ना। यहाँ पे क्या था कि भाई SC/STs को रिजर्वेशन दे सकते हैं स्टेट, पर उसी को अमेंड किया गया उसी आर्टिकल को 77 1995 के अंदर कि भाई SC/STs को सिर्फ जॉब के अपॉइंटमेंट के समय रिजर्वेशन नहीं, उनके प्रमोशन के समय भी उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। समझ रहे हो। फिर इसको वापस एक और चेंजेस किए गए इसके अंदर 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 के अंदर, जिसने इंक्लूड किया कंसिक्वेंशनल सीनियोरिटी के भाई रिजर्वेशन प्रमोशन में तो मिलेगा पर सीनियोरिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है जूनियर है तो जूनियर जो है ना उसको डायरेक्ट हो गया सीनियोरिटी की पोस्ट पे भेज दिया जाएगा, ग्रेजुअली चलेगी चीज़ें, है ना। तो 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये भी एक क्राइटेरिया रखा गया था। डन है। तो एक्सेप्शंस क्या देखी हमने, 16 क्लॉज 3 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर होती है, वो क्या होता है रेजिडेंट को एज अ क्राइटेरिया रख सकती है, बट ओनली फॉर स्टेट और लोकल बॉडीज़ के लिए हो गया, यूटीज़ के लिए, सेंटर के लिए नहीं दे सकती। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर देखा स्टेट जो है वो पर्टिकुलर स्टेट अपने स्टेट के लिए SC/STs को रिजर्वेशन दे सकते हैं। 16 क्लॉज 4A के अंदर देखा जो कि 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक करके 1995 के अंदर ऐड किया गया कि SC/STs को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही नहीं, रिजर्वेशन जो है ना उनको प्रमोशन में भी दिया जाएगा और सीनियोरिटी का क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा, जो कि लेटर ऐड किया गया था 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक कर। डन। तो आर्टिकल 16 के अंदर भी हमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। और भी एक्सेप्शंस की बात करें हम तो और एक्सेप्शंस की बात करें तो क्या देखने को मिलते हैं हमें 16 क्लॉज 4B भी देखने को मिलता है, जो कि 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के अंदर करके ऐड किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि इसमें 50% की कैप रखी थी। हम जानते हैं इंदिरा साहनी जजमेंट है 1992 का अंदर, इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 का, इसके अंदर क्या की थी सुप्रीम कोर्ट ने 50% की कैप रखी थी कि भाई स्टेट जो है यानी कि गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो कितना भी रिजर्वेशन दे सकती है, बट 50% लिमिट है, सीलिंग लिमिट है, इससे ज़्यादा आपका रिजर्वेशन क्रॉस नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट सर्टेन सर्कमस्टांसेस, एडवर्स सर्कमस्टांसेस को। तो ये एक्सेप्शंस भी दी थी और यही एक्सेप्शंस के चलते जो 10% रिजर्वेशन दिया ना EWS को, हमने रिसेंटली देखा था 2019 के अंदर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके, तो ये इसी एक्सेप्शंस के तहत है। क्योंकि हम देखते हैं प्रेजेंटली 7.5% ST के रिजर्वेशन है, हमें 15% SCs का देखने को मिलता है, 27% OBC का और 10% हो गया EWS का, क्लोज टू लगभग हो गया 59.5% रिजर्वेशन हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट, जो कि 15% की कैप है उससे ज़्यादा है, जो कि इंदिरा साहनी केस के अंदर बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 15% की कैप है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर है एक्सेस। तो एक्सेप्शंस दिया था, वही एक्सेप्शंस के चलते EWS को 10% रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये मेंशन है आर्टिकल 16 क्लॉज 4B के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आर्टिकल 16 क्लॉज 5। ये एक्सेप्शंस क्या बोलती है कि भाई जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे क्या हो सकता है रिलीजियस जो है ना उसको एज अ क्वालिफिकेशन हो गया प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। हमने देखा आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के अंदर क्या है रिलीजियंस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पर उसके हम एक्सेप्शंस देख रहे हैं। एक्सेप्शंस के अंदर क्या है 16 क्लॉज 5 के अंदर कि भाई रिलीजन जो है ना वो क्राइटेरिया हो सकता है अपॉइंटमेंट के लिए, बट वो सिर्फ और सिर्फ किन के लिए होगा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए ही होगा। जनरल क्या है जनरल जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गया, उनके लिए क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो ये सर्टेन एक्सेप्शंस है। और लास्ट एक्सेप्शंस की बात करें हम तो 16 क्लॉज 6 जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 10% रिजर्वेशन दिया था। ये भी क्या एक टाइप की एक्सेप्शन है, क्योंकि इंदिरा साहनी में हमने देखा 50% की कैप को क्या कर रहा है ये अमेंडमेंट ब्रीच कर रहा है ना, 10% रिजर्वेशन। डन है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं हमें आर्टिकल 16 इटसेल्फ के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 16 जो है वो क्या है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं। डन है। तो क्या देखा हमने आज के लेक्चर में, तो आज के लेक्चर में हमने देखा सबसे पहले कि भाई आर्टिकल 16 क्या है, जो कि एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। 7 ग्राउंड्स देखे हमने आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के अंदर, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड द बर्थ। ये 7 ग्राउंड्स के ऊपर स्टेट जो है क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। बट क्या सही में नहीं कर सकता? नहीं, इसके लिए एक्सेप्शंस देखे हमने आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अंदर, 4 के अंदर, 5 के अंदर, 6 के अंदर भी ये कुछ एक्सेप्शंस देखे। 3 के अंदर देखा हमने कि पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना के रेजिडेंट एज अ क्वालिफिकेशन डिक्लेयर कर सकता है, बट वो लॉ जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए होगा, सेंटर के लिए नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई स्टेट जो है वो अपने SC ST कम्युनिटी जो है उनके लिए रिजर्वेशन क्या कर सकता है, दे सकता है।
16 क्लॉज 4A के अंदर देखा कि भाई SC ST को सिर्फ रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं बल्कि रिजर्वेशन प्रमोशन में भी दिया जाएगा, बट सीनियोरिटी का रूल फॉलो किया जाएगा। फिर हमने देखा 16 क्लॉज 4B के अंदर कि 15% की कैप देखने को मिलती है रिजर्वेशंस के ऊपर। फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 5 देखा, उसके अंदर हमने क्या देखा कि रिलीजन जो है ना वो एक ग्राउंड हो सकता है किसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, है ना, बट वो सिर्फ और सिर्फ किन के लिए होगा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए ही होगा। उसके बाद हमने 16 क्लॉज 6 के अंदर हमें एक और एक्सेप्शन देखने को मिलता है जो कि है EWS के लिए 10% रिजर्वेशन। डन है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, राइट। तो आई होप आप सभी को ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 16 हो गया जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हम इस पॉलिटी के लेक्चर को एक बोलते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट के थ्रू कंप्लीट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये रीच करे लेक्चर, क्योंकि ये लेटेस्ट एडिशन है ना। और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, बोले नहीं यार बच्चे जो हैं देख रहे हैं, एस्पिरेंट देख रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा देखने को मिल रहा है इससे, है ना। तो मेरे मोटिवेशन के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि हम इस चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सके, राइट। तो चलिए इसके साथ हम आज का लेक्चर एंड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।